Hello, officers and future UGC NET qualifiers. How are you? Hope everyone fine. I am also fine. So let's start today's class. So our today's first topic is desk officer system. Desk officer system. So in 1973, the procedure of work in ministries department of central government was changed due to the इंट्रोडक्शन ऑफ डेस्क ऑफिसर सिस्टम. देखिए जो हमारे मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट के जो वर्क कल्चर था वो चेंज हो गया इन 1973 में. किसके प्रोविजन के द्वारा? एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था जिसको बोला जाता है डेस्क ऑफिसर सिस्टम. बेसिकली जो डेस्क ऑफिसर सिस्टम है ब्रिटिश व्हाइट हॉल सिस्टम से अडॉप्ट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देशमुख स्टडी टीम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन. तो बेसिकली इस जो सिस्टम में होता क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि हमारे मिनिस्ट्रीज है या तो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में 2 डेस्क बनाए जाते हैं बेसिकली स्पेशल फंक्शंस के लिए. 2 डेस्क बनाए जाते हैं, उस पर बेसिकली हर एक डेस्क पे अफसर्स होंगे. जैसे कि हमारा अंडर सेक्रेटरी हो जाएगा और एक पे हो जाएगा आपका सेक्शन अफसर, या तो सेक्शन अफसर, असिस्टेंट सेक्शन अफसर, या तो सेक्शन अफसर. वो डेस्क पे बैठेंगे और कोई भी केसेस आएगा उसको क्या करेंगे ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पे, सबसे लोएस्ट लेवल पे कोई भी केसेस आता है तो सीधा डेस्क ऑफिसर के पास जाएगा. डेस्क ऑफिसर अगर उस केस को वहीं सॉल्व करने लायक रहेगा तो उसको सॉल्व करेगा, अदरवाइज उसको क्या करेगा देन उसको आगे करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा. तो बेसिकली इस सिस्टम को डेस्क ऑफिसर सिस्टम बोला जाता है ताकि इजी डिस्पोजल ऑफ केसेस हो सके, टाइम बच सके. तो इसमें समझने वाली बात है कि बेसिकली ये डेस्क ऑफिसर सिस्टम देशमुख स्टडी टीम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के रिकमेंडेशन से अडॉप्ट किया गया था. कब? इन 1973. और ये सिस्टम कहाँ से अडॉप्ट किया गया था? ब्रिटिश व्हाइट हॉल सिस्टम में. और इसका जो कंसेप्ट है बेसिकली हर एक जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होता है उसमें एक टीम होती है 2 मेंबर की. डेस्क हो गया, एक डेस्क में बेसिकली ईच डेस्क पे 2 ऑफिसर होंगे. 2 ऑफिसर कौन कौन सा होगा? एक तो हो जाएगा अंडर सेक्रेटरी और एक हो जाएगा सेक्शन ऑफिसर. या तो दोनों सेक्शन ऑफिसर होंगे या तो एक सेक्शन ऑफिसर हो जाएगा, एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो जाएगा. सेम ऐसे दोनों डेस्क पे हो जाएंगे. और ये सबसे क्या है, लोएस्ट लेवल के सिस्टम है जिसपे ऑफिसर बैठे रहेंगे. और क्लर्कियल सिस्टम के लिए हमारी स्टेनोग्राफर वगैरह या क्लर्क वगैरह भी रहेंगे. तो बाकी जो अफसर रहेंगे मेन केस को, जो कोई भी केस आएगा उसको ये लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, डिस्पोज कर देंगे. या तो इनके लेवल से ऊपर रहेगा तो मैटर को अगर ये फील करेंगे कि नहीं मैटर को ऊपर भेजना चाहिए नेक्स्ट लेवल पे, तो इसको नेक्स्ट लेवल पे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे. तो इसके कुछ फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, देखते हैं क्या है. द एडवांटेजेस ऑफ द डेस्क ऑफिसर सिस्टम आर: सी इट फैसिलिटेट स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस इन जनरल एज वेल एज ड्यू टू लेवल जंपिंग. देखिए इसमें क्या होता है, लेवल जंपिंग के कारण क्या होता है, वहां पे डायरेक्ट किसके पास आता है, हमारा अंडर सेक्रेटरी या सेक्शन ऑफिसर के अंडर केस आएगा. वहीं पे क्या होगा, वो केसेस किल हो जाएगा, उसको क्लर्क लेवल में नहीं आएगा. मतलब जैसे देखिए कोई भी केस हमारा क्लर्क लेगा फिर उसको ट्रांसफर करेगा सेक्शन अफसर के पास, सेक्शन अंडर सेक्रेटरी के पास, तो ऐसे क्या होगा, डीले हो जाएगा. तो सीधा लेवल जंपिंग पे आ गया, सीधा कहाँ आ गया, अंडर सेक्रेटरी के पास आया. अंडर सेक्रेटरी उस केस को क्या करेगा, जो क्लर्कियल रिव्यू से बचाएगा और तुरंत क्या करेगा, सॉल्व कर देगा. इट अवॉइड एग्जामिनेशन ऑफ केसेस एट द क्लर्कियल लेवल. वही मिलता है ना, जो क्लर्कियल लेवल पे केसेस जो एग्जामिनेशन होते हैं तो उसको अवॉइड कर दिया डेस्क ऑफिसर सिस्टम. एंड इट एलिमिनेट डायलोटरीनेस इन द सेक्रेटरिएट फंक्शनिंग. देखिए इसका मतलब होता है टाइम वेस्ट करने वाला जो नेचर होता है, जो हैबिट होता है, उसको क्या किया इसने, एलिमिनेट कर दिया. इट रिड्यूस एक्सपेंडिचर. अब देखिए एक्सपेंडिचर पैसे वगैरह भी बच गए इसमें, क्योंकि देखिए जो हमारे सिस्टम होता था पहले क्लर्क के पास जाएगा फिर सेक्शन अफसर लाइक वाइज ऐसा जाएगा, तो इसमें क्या होगा, टाइम और पैसे दोनों जाता है. तो दोनों चीज क्या हुआ, सेफ हो गया हमारा. एंड नेक्स्ट देखिए, इट मेक्स द वर्क क्वालिटेटिव एज द इनिशियल एग्जामिनेशन ऑफ केसेस इज डन एट द ऑफिसर लेवल. अब देखिए अब इसमें जो हमारा केसेस सॉल्व होगा उसमें क्या होगा, क्वालिटी होगा. क्योंकि जो हमारा फर्स्ट लेवल ही कोई अफसर अंडर सेक्रेटरी लेवल का या तो सेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, उस केस को सॉल्व करेगा, तो कहीं ना कहीं आप क्वालिटी देखोगे. The Administrative Reform Commission, its report on the machinery of the government and its procedure of work 1968, made the following suggestion to make working of the desk officer system smooth and effective. अब देखिए जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का रिपोर्ट था ऑन द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स प्रोसीजर ऑफ वर्क, जो कि 1968 में हुआ रिपोर्ट आया. उन्होंने जो एक डेस्क ऑफिसर सिस्टम को और स्मूथ एंड इफेक्टिव रनिंग के लिए कुछ रिकमेंडेशन दिए. उसको देखते हैं क्या क्या रिकमेंडेशन है. बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल फाइल इंडेक्स. पहला रिकमेंडेशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल फाइल इंडेक्स.
फंक्शनल फाइल इंडेक्स अगर आपको इजी भाषा में समझाऊं, जैसे मान लीजिए हमारे सेक्रेटरिएट लेवल पे, किसी भी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरिएट लेवल पे जो डेस्क अफसर होगा उसके पास, यहाँ पे मान लीजिए 2 डेस्क अफसर हो गए, एक अंडर सेक्रेटरी हो गया और एक हो गया सेक्रेटरी। इनके पास क्या आएगा, बहुत सारे केसेस आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट मैटर पे आएंगे। मान लीजिए कोई हेल्थ से रिलेटेड आ गया, कोई एजुकेशन से रिलेटेड आ गया, तो बहुत सारे फाइलें आएंगे। तो उन फाइलों को क्या होगा, अगर हम ऐसे रख देंगे मिक्स करके, तो बाद में अगर किसी मान लीजिए रेफरेंस लेना हो तो दिक्कत होगा। तो यही बताया गया कि फंक्शनल फाइल इंडेक्स में हमें लगाना है। फंक्शनल फाइल इंडेक्स मतलब कि जैसे कोई भी हेल्थ इशू, हेल्थ से रिलेटेड फाइल आ रहा है तो उसको ऐसा एक डेस्क बनाए, मतलब इंडेक्स बनाए कि उनको एच, मान लीजिए हेल्थ से है तो H01, फिर दूसरा फाइल आएगा H02, H03, ये सारी फाइलें एक साइड रखे हेल्थ के लिए। और एजुकेशन से रिलेटेड कोई फाइल आएगा तो ई मतलब एजुकेशन 01, दूसरा फाइल E02, लाइक दिस, ऐसे करके इंडेक्स दे दे सभी फाइलों में। तो इससे क्या होगा, हमें समझने में इजी होगा। मान लीजिए कल को कोई दूसरा अंडर सेक्रेटरी उस डेस्क पे बैठ रहा है, तो उसको अगर कोई भी रेफरेंस लेना हो तो तुरंत जाके उस फाइल को पकड़ लेगा। अगर वो एच वाली फाइल उठाएगा तो उसको पता चल जाएगा हेल्थ से, ई वाला उठाएगा तो एजुकेशन से, डी वाला उठाएगा तो डिफेंस से। लाइक वाइज एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे एक प्रकार से क्या दे, कोडिंग दे, एक स्पेसिफिक कोडिंग दे दे हर फाइलों को उसके फंक्शन बेसिस पे, सो दैट if another desk officer will come, then he will easily figure out which file is for what purpose. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ गार्ड फाइल्स आर कार्ड इंडिसेस विच विल कंटेन ऑल इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट। देखिए इसमें बताया गया कि मेंटेनेंस ऑफ गार्ड फाइल और कार्ड इंडिसेस, इसका मतलब होता है कि एक मुख्य फाइल बनाना, मतलब गार्ड फाइल बनाना, उस फाइल में पिछले हुए सारे जो प्रोसीजर है उनका जो भी समरी है, जो भी डिस्पोजल है उस गार्ड फाइल में मेंशन करते। जैसे हेल्थ 1 H01 का क्या डिस्पोजल रहा, E03 का क्या डिस्पोजल रहा, डी, तो ऐसे एक फाइल में सबका सारांश एक समरी टाइप में डिस्पोजल लिख देता कि कोई फ्यूचर में कोई भी दूसरा अफसर आ रहा है तो उसको पुराना रिकॉर्ड चाहिए, तो उसका समरी वो तुरंत ढूंढ सके कि H01 में का ए डिस्पोजल है, तो जाके उस केस को स्टडी कर सकता है, रेफरेंस ले सकता है। तो इससे क्या हुआ, हमें चीजें इफेक्टिव वे में और इजी वे में सॉल्व हो जाएगा कभी भी। नेक्स्ट देखिए, एडिक्वेट प्रोविजन फॉर लीव रिजर्व। अब देखिए जो हमारे लीव के लिए क्या होना चाहिए, एडिक्वेट प्रोविजन होना चाहिए, जैसा कि हमें एडिक्वेट मैन पावर हो ताकि लोग लीव जा सके इजीली और उनके जाने से कोई काम ना रुके। नेक्स्ट, एडिक्वेट स्टेनोग्राफिक एंड क्लर्कियल हेड, और जो हमारे मैनुअल मतलब क्लर्कियल लेवल की स्टाफ है, ये एडिक्वेट स्ट्रेंथ में होना चाहिए ताकि अच्छे से काम स्मूथ चल सके। तो ये तो कुछ रहा हमारे रिकमेंडेशन रहे डेस्क ऑफिसर सिस्टम को अच्छे से और इफेक्टिव वे में रन करने के, कुछ रिकमेंडेशन थे एआरसी के। नेक्स्ट आते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन। एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन, देखिए अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट में ही जैसे मैंने वीडियो लेक्चर में बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ मिनिस्ट्री जब मैंने पढ़ाया था, किसी भी मिनिस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो बेसिकली आप लोगों को बताया था किसी भी मिनिस्ट्रीज का बेसिकली तीन टायर में क्या होता है वो ऑर्गेनाइज होता है। पहला हमारा होगा पॉलिटिकल हेड, जो ओवरऑल मिनिस्ट्रीज का क्या होगा, हेड होगा। देन हमारा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जो ओवरऑल मिनिस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, जैसे सेक्रेटरी हो गया, डिफेंस सेक्रेटरी हो गया। लाइकवाइज थर्ड टायर जो होगा हमारा होगा एग्जीक्यूटिव एजेंसी, जो भी पॉलिटिकल हेड और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो भी डिसीजन बनाएंगे, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, उसको हमारा एग्जीक्यूटिव एजेंसी क्या करेगा, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो बेसिकली ये हमारा वही थर्ड टायर है, किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का जो थर्ड टायर है वो उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को और एक टॉपिक पढ़ा था स्प्लिट सिस्टम। स्प्लिट सिस्टम में भी ये क्लियरली बता दिया गया था कि ताकि चीज़ें स्मूथ और अच्छे से हो सके, तो एक होगा हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा और एक अदर एजेंसी होगा वो क्या करेगा, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करेगा, ताकि जो हमारे पॉलिसी मेकर हो उन पे ज़्यादा बर्डन ना आए। तो इसीलिए तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो पॉलिसी मेकर के बारे में सब कुछ पढ़ा। पॉलिटिकल और सेक्रेटरीट चीज़ें जो लोग मतलब कि सिस्टम है वो अभी तक हमारे क्या करेंगे, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेंगे। अब हम जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वो सारे ऑफिसेस होते हैं या फील्ड ऑफिसेस होते हैं जो अपने मिनिस्ट्रीज के बनाए हुए पॉलिसी को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। सी एज मेंशन्ड एबव, ए मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन in addition to the political head and secretariat organization headed by secretary, which I have told you कि every ministry or every department have a one political head that is headed by political leader called minister and other administrative head which is headed by a civil servant
which is called secretary of ministry, individual ministry, like defense secretary, and other one is executive organization. These executive organizations are engaged in the implementation of policies formulated by the secretariat organization. और इनका जो काम रहेगा हमारा एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन का, बेसिकली जो हमारे पॉलिसी फॉर्मुलेट होगा उसको क्या करेंगे, बेकायदा एग्जीक्यूट करेंगे। जो भी सेक्रेटरिएट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी बनाएगा उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। सी दे वर्क बिलो एंड अंडर द सेक्रेटरिएट एंड हेडेड बाय एन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नोन एज वेरियस डेजिग्नेशन। देखिए जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन होगा किसके अंदर काम करेगा, सेक्रेटरी के अंदर काम करेगा। जो डिफरेंट सेक्रेटरिएट होगा उसके अंडर में काम करेगा, बट इनका जो हेड होगा वो हेड डिफरेंट डेजिग्नेशन से जाना जाएगा, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा। जैसे आप लोग सुने होंगे डायरेक्टर जनरल, कंट्रोलर, चीफ कंट्रोलर, इंस्पेक्टर जनरल, कमिश्नर, रजिस्ट्रार जनरल एंड सो ऑन। तो ये सब ऐसे अगर कहीं आ जाए, डायरेक्टर, इंस्पेक्टर जनरल, ऐसे कहीं भी अगर डेजिग्नेशन आ रहा है तो वहां से आप लोग आइडिया लगा लेना कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, हेड है। और कहीं भी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी ये सब आ रहा है तो क्या होगा, सेक्रेटरी लगते ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली क्या है, पॉलिसी मेकर है। और जहां पे डायरेक्टर, इंस्पेक्टर जनरल, चीफ डायरेक्टर, ऐसा कुछ, चीफ कंट्रोलर, ऐसा कोई डेजिग्नेशन आए तो समझ जाना कि क्या है, पॉलिसी इंप्लीमेंटर है, मतलब एग्जीक्यूट करने वाला है, इंप्लीमेंट करेगा पॉलिसी को। कौन, जो सेक्रेटरिएट बनाएगा। सी द टू पॉपुलर फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव एजेंसीज आर अटैच्ड ऑफिसेस एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेस। और देखिए जो यहाँ पे बताया गया कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसमें दो कैटेगरी, मतलब जो पॉपुलर है वो है हमारा अटैच्ड ऑफिस एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस। देखिए तो यहाँ पे जो हमारे, देखिए मिनिस्ट्री के जो एग्जीक्यूटिव, ये हो गया हमारा मिनिस्ट्री, और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसके एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होंगे, एक तो होगा हमारा अटैच्ड ऑफिस एंड दूसरा होगा सबऑर्डिनेट ऑफिस। तो बेसिकली देखिए जो अटैच्ड ऑफिस का क्या काम रहेगा, बेसिकली क्या देगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देगा। जो पॉलिसी इंप्लीमेंट होगा उसको मतलब कि इंप्लीमेंटेशन के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो देगा। और टेक्निकल एस्पेक्ट पे एडवाइस देगा, किसको, मिनिस्ट्रीज को। और वहीं पे हमारे जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं वो क्या होंगे, वो अंडर काम करेंगे किसके, अटैच्ड ऑफिस के अंडर काम करेंगे। और क्या होंगे, ये फील्ड लेवल के एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब कि जो भी पॉलिसीज को अगर फील्ड लेवल पे उसको एग्जीक्यूट करना हो टोटली, तो हमारे अटैच्ड ऑफिस ही करते हैं विद द एड एंड एडवाइस ऑफ किसके, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे वो करेंगे एड एंड एडवाइस ऑफ अटैच्ड ऑफिस के अंडर में। सी द अटैच्ड ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग executive direction required in the implementation of policies laid down by the ministry to which they are attached। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि जिस मिनिस्ट्रीज में वो हमारे अटैच होंगे, उस मिनिस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या देंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देंगे। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन किसको देंगे, फील्ड ऑफिसर्स को देंगे, लाइक सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। सो दे आल्सो सर्व एज ए रिपोजिटरी ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड एडवाइसेस टू द मिनिस्ट्री ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन डील्ड बाय देम। और कुछ भी टेक्निकल एक्सपेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए, तो भी किसको देंगे, मिनिस्ट्री को प्रोवाइड करेंगे। एंड द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स फंक्शन एज ए फील्ड स्टेबलाइजमेंट आर एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। और देखिए हमारे जो फील्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, और जो भी पॉलिसीज होगा उसको डिटेल्ड एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। See, they generally function under the direction of an attached office, or in case where the volume of the execution direction involved is not considerable, directly under a ministry. See, Tottenham, in his report on the reorganization of central government 1945 to 46 stated। तो पॉइंट पहले आप लोग यहाँ राइट डाउन कर लीजिए। जो टोटेनहाम रिपोर्ट था वो 1945 में अपॉइंट किया गया था, और इसने अपना रिपोर्ट 1946 में दिया था। और किस पर्पज के लिए था ये हमारा, ये था रिपोर्ट ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए बेसिकली जो हमारा टोटेनहाम कमिटी था, उन्होंने अपने रिपोर्ट्स ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने स्टेट किया था कि द फंक्शन ऑफ द मेंबर, मतलब कि जो फंक्शन ऑफ द मेंबर, बेसिकली उन्होंने पूरे सेक्रेटरिएट के फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में समझाया है कि बोला है कि जो मिनिस्टर का फंक्शन होगा पॉलिसी को बनाना, और जो हमारा सेक्रेटरी का काम होगा
उस पॉलिसी को बनाने के लिए जितना रिक्वायरमेंट डेटा होंगे, इंफॉर्मेशन होंगे, उसको प्रोवाइड करना। और वहीं जो हमारे एग्जीक्यूटिव एजेंसी का काम होगा उस पॉलिसीज को क्या करना, एग्जीक्यूट करना। तो और फिर ये तो बेसिकली फंक्शन बताया, फिर उसको कंपेयर कैसे किया। अब देखिए, अब अगर इसको उन्होंने एनालॉजी मतलब कंपेयर किया ह्यूमन से, मतलब ह्यूमन मशीन से उन्होंने कंपेयर किया, तो मिनिस्टर को उन्होंने क्या बोला, पूरी बॉडी है। मिनिस्टर को बोला पूरी बॉडी है, और वहीं पे सेक्रेटरी को बोला ब्रेन। वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन डेटा वगैरह प्रोवाइड करेगा, डिसीजन लेने में वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। और जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो हमारे क्या है, हैंड, हाथ है, जिसके द्वारा क्या होगा, चीजें एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली एक कंपेरिजन में करके उन्होंने कुछ फंक्शनरीज को समझाया है, सेक्रेटरिएट फंक्शन को पूरा पूरा उन्होंने समझा दिया है। तो बेसिकली टोटनहाम कमेटी रिपोर्ट का यही स्टेटमेंट है। सी एक बार इसको मैं पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग को इजी हो। Tottenham in his report on the reorganization of the central government 1945 to 46 stated the function of the members with minister is to decide policy of the secretary of secretary का to provide the material on which to reach such decision। वही मतलब कि जो हमारा मेंबर होगा, मिनिस्टर होगा, उसका काम होगा पॉलिसी डिसाइड करना, और जो हमारा सेक्रेटरी होगा उसका काम होगा कि मटेरियल प्रोवाइड करना। मटेरियल मतलब कि इंफॉर्मेशन डेटा प्रोवाइड करना टू रीच सच डिसीजन, मतलब वो डिसीजन जो है पॉलिसी बनेगा। बेसिकली पॉलिसी कैसा होता है, पॉलिसी एक डिसीजन होता है। अभी जब हम पब्लिक पॉलिसी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी बेसिकली कैसे बनाया जाता है, सारे स्टेप्स। पब्लिक पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, उसको भी कवर करेंगे इसके बाद। तो वही बताया कि जो हमारा सेक्रेटरी होगा वो क्या करेगा, मटेरियल प्रोवाइड करेगा, मतलब मटेरियल मतलब डेटा, इंफॉर्मेशन सब कुछ प्रोवाइड करेगा, ताकि जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो बन सके। एंड नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव हेड टू कैरी द डिसीजन इनटू इफेक्ट। और जो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे वो क्या करेंगे, डिसीजन को इफेक्ट में लाएंगे, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सी ऑन द एनालॉजी ऑफ ह्यूमन मशीन, ह्यूमन मशीन से अगर उन्होंने कंपेयर किया तो हमारा मेंबर मतलब मिनिस्टर मेंबर होगा, वुड रिप्रेजेंट द विल को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जो डिसीजन बनेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। सेक्रेटरी द ब्रेन, और जो सेक्रेटरी होगा पूरे ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स द हैंड, और जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो हैंड को, हाथ को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड हाउएवर द टोटेनहाम कमिटी 1945 to 46 and the first pay commission Vardacharya 1946 to 47 found the distinction between the attached office and subordinate offices as unsatisfactory and artificial, and hence suggested to the evolution of distinction between the two categories of offices। देखिए, जो हमारा टोटेनहाम कमेटी रिपोर्ट है और फर्स्ट पे कमीशन, जिसको वरदाचार्य कमीशन भी बोलते हैं, 1946 से 47, इन्होंने क्या बोला कि एक फाउंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन टू ऑफिसर्स, मतलब जो अटैच्ड ऑफिसर्स एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के बीच डिस्टिंक्शन पाया, जो कि है अनसेटिस्फैक्टरी है और क्या है, आर्टिफिशियल है। और उन्होंने सजेस्ट किया कि जो डिस्टिंक्शन हो इसको बेसिकली इसको एबोलिश कर दिया जाए। नाउ वन अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप। बेसिकली ये पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप पूछा गया है, लास्ट ईयर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो मैं अभी आप लोग को समझाता हूँ पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बेसिकली होता क्या है। देखिए, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बेसिकली किसके किसके बीच रिलेशनशिप, क्या पैटर्न है रिलेशनशिप का, तो है हमारा जो सेक्रेटरिएट ऑर्गेनाइजेशन होगा, सेक्रेटरिएट और जो हमारे एग्जीक्यूटिव के बीच कैसा रिलेशनशिप है बेसिकली, और कैसा होना चाहिए ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो। तो यही जो रिलेशनशिप का पैटर्न है उसको बताया जाता है। और बेसिकली हमारे 6 टाइप के पैटर्न, 6 प्रिंसिपल टाइप पैटर्न बताए गए हैं, जिसके बेस पे हमारा सेक्रेटरिएट ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। सी ए प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन सेक्रेटरिएट एंड एग्जीक्यूटिव एजेंसीज वेरी एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। देखिए, बताया गया कि एक मतलब कि एक प्रॉपर एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप होना चाहिए किसके, एग्जीक्यूटिव और सेक्रेटरिएट ऑर्गेनाइजेशन के बीच, ताकि जो हमारे प्रोग्राम एंड पॉलिसी जो बनाए जा रहे हैं उसको हम इफेक्टिव वे में एग्जीक्यूट कर सके। तो सो टू स्मूथन द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू एंटिटीज 6 प्रिंसिपल टाइप ऑफ अरेंजमेंट हैव बीन मेड, दीज आर एक्सप्लेन्ड बिलो। और यहाँ बताया गया कि ये प्रॉपर मतलब स्मूथ में चले इनके फंक्शन, तो इसके लिए 6 प्रिंसिपल टाइप के जो पैटर्न बताए गए हैं वो इस प्रकार हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है उसको बोला गया कंप्लीट सेपरेशन पैटर्न। देखिए, कंप्लीट सेपरेशन पैटर्न जैसा इसका नाम है वैसा ये इसका काम भी है। तो आपको अगर आइडिया लगाएंगे तो नाम पढ़ के ही आपको आइडिया लग जाएगा कि कंप्लीट सेपरेशन मतलब कि जो हमारा सेक्रेटरिएट ऑर्गेनाइजेशन है और एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होंगे, कंप्लीटली सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। इनका जो फाइल्स वगैरह होगा, ऑफिसेस होगा, अलग होगा। वहीं एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के फाइल और ऑफिसेस क्या होंगे,
टोटली अलग हो गए। तो जो हमारा कंप्लीट सेपरेशन पैटर्न है वो किससे बेसिस है? स्प्लिट सिस्टम पे बेस है। स्प्लिट सिस्टम में क्लियरली बताया गया है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है और जो हमारा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है बेसिकली अलग होने चाहिए, ताकि वो अपने फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सके, किसी एक दूसरे पे बर्डन ना आए। तो वही है कंप्लीट सेपरेशन पैटर्न। सी अंडर दिस पैटर्न देयर इज ए कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द secretariat and its executive agency both have distinct and separate offices and files of their own। देखिए जो बताया गया है कि जो कंप्लीट सेपरेशन पैटर्न में जो हमारे एग्जीक्यूटिव एजेंसी है और जो सेक्रेटरिएट एजेंसी है, दोनों में क्या होगा, पूरा डिस्टिंक्शन होगा, अलग अलग होंगे, उनका सेपरेट ऑफिस होगा, उनका सेपरेट फाइल्स वगैरह होगा। And this is the most prevalent pattern and is based on the policy administration separation। देखिए स्प्लिट सिस्टम पे बेस्ड है और क्या है, मोस्ट प्रिवेलेंट पैटर्न है रिलेशन पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप का, और इसको स्टाफ लाइन डायकोटोमी एंड जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट डायकोटोमी भी बोलते हैं। तो आप लोग राइट डाउन कर लीजिए जो हमारा कंप्लीट सेपरेशन पैटर्न है वो किस पे बेस है? पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेशन, जिसको बोला जाता है स्प्लिट सिस्टम। या तो स्टाफ एजेंसी सेक्रेटरिएट हो गया, लाइन एजेंसी एग्जीक्यूट हो गया, डायकोटोमी एंड जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट डायकोटोमी। जर्नलिस्ट हमारे कौन होते हैं? सेक्रेटरिएट ऑर्गेनाइजेशन में जो बैठे होते हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं, और जो हमारे एग्जीक्यूटिव लाइन में होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेशलिस्ट होते हैं, डायकोटोमी। तो ये आप लोग को नाम देख के ही पता चल जाएगा। ये अगर आपको जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट या तो स्टाफ एजेंसी लाइन एजेंसी ये सब देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कंप्लीट सेपरेशन पैटर्न का नाम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? कंप्लीट मर्जर पैटर्न। जस्ट अपोजिट, देखिए कंप्लीट सेपरेशन का जस्ट अपोजिट है कंप्लीट मर्जर पैटर्न। इसमें क्या होगा कि जो फाइलें ऑफिसेस वगैरह क्या होगा, शेयर करेंगे एक दूसरे से, शेयर करके मतलब सेम होगा। अंडर दिस पैटर्न देयर इज a 100% merger between the secretariat and its executive agency। This total integration model is used only in special cases। बट देखिए जो हमारा कंप्लीट मर्जर पैटर्न है कुछ स्पेशल केसेस में ही होता है। एंड थर्ड वन है लिंक ऑफिसर पैटर्न। लिंक ऑफिसर पैटर्न, तो अब जैसा इसका नाम देखिए, लिंक ऑफिसर मतलब कि एक ऑफिसर क्या होगा, लिंक के लिए दूसरे के ऑफिस में रहेगा। मान लीजिए सेक्रेटरिएट है, सेक्रेटरिएट का कोई अफसर एग्जीक्यूटिव एजेंसी में रहेगा लिंक के लिए, लाइजनिंग के लिए। See, under this pattern, a senior secretariat officer is concurrently appointed as a head of the executive agency. Thus, the link officer will have a dual role, that is policy formulation as well as policy implementation। देखिए इसमें बताया गया कि जो हमारा अंडर जो लिंक ऑफिसर पैटर्न में होगा, जो सीनियर सेक्रेटरिएट ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरिएट हो गया, देखिए यहाँ पे सेक्रेटरिएट लग गया मतलब सेक्रेटरी होगा कोई, तो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि सेक्रेटरिएट लेवल का जो भी होगा अफसर होगा, जर्नलिस्ट कैडर का होगा, उसको कभी कभी ऐसा होता है कि उसको एग्जीक्यूटिव एजेंसी का हेड बना दिया जाएगा, और वो क्या करेगा, दोनों काम करेगा, पॉलिसी बनाने वाला और उसको इंप्लीमेंट करने वाला। तो इसको बोला जाता है लिंक ऑफिसर पैटर्न। फोर्थ नंबर देखिए, एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरिएट स्टेटस पैटर्न। अब देखिए यहां बोला जाता है कि एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरिएट स्टेटस पैटर्न। तो आप लोग को आइडिया यहीं से लग जाना चाहिए कि एक्स ऑफिसियो का जो स्टेटस दिया जाएगा, सेक्रेटरिएट स्टेटस पैटर्न, सेक्रेटरिएट स्टेटस पैटर्न दिया जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट है डिसीजन लेने के लिए। कौन होगा? ए स्टेटस, सेक्रेटरिएट स्टेटस दिया जा रहा है, तो इसका मतलब कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी को सेक्रेटरिएट स्टेटस दिया जाएगा ताकि वो क्या कर सके, कुछ ऐसे मैटर हो जिन पे वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सके, तो उसको बोला जाएगा एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरिएट स्टेटस पैटर्न का रिलेशनशिप है। सी अंडर दिस पैटर्न द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एजेंसी इज अकॉर्डेड विद एन अप्रोप्रिएट एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरिएट स्टेटस। ही इज गिवन अथॉरिटी टू टेक डिसीजन ऑन अ सर्टेन मैटर इंडिपेंडेंटली। ही विल हैव अ क्लोजर इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर आप देखिए कोई भी केसेस अगर वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या करें, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के क्लोजर हैं, तो उसमें कुछ अथॉरिटी ऐसी दी जाएगी एग्जीक्यूटिव एजेंसी को कि वो कुछ ऐसे मैटर पे क्या हो, उस पर वो डिसीजन ले सके इंडिपेंडेंटली, तो उसको बोला जाता है एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरिएट स्टेटस पैटर्न। एंड फिफ्थ वन देखिए, कॉमन ऑफिस पैटर्न। अब नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है कॉमन ऑफिस पैटर्न। सी अंडर दिस पैटर्न द सेक्रेटरिएट एंड एग्जीक्यूटिव एजेंसी हैव अ कॉमन ऑफिस, कॉमन फाइल्स एंड कॉमन फाइल ब्यूरो। देखिए जो हमारा कंप्लीट मर्जर पैटर्न था, क्या था, कुछ स्पेशल केसेस पे था। इसमें क्या था, 100% मर्जर होता था। और वहीं देखिए इसका जस्ट देखिए, अगर आप कॉमन ऑफिस पैटर्न में देखेंगे तो उसमें होगा जैसे एग्जीक्यूटिव एजेंसी और सेक्रेटरी एजेंसी के ऑफिस सेम होंगे और फाइलें सेम होंगी,
बट क्या होंगे, कंप्लीट मर्जर नहीं होगा, %% मतलब 100% एक नहीं करेगा, मतलब कि फाइलें वो दूसरों से शेयर करते रहेंगे। और वहीं हमारा कंप्लीट मर्जर सिस्टम में होता है कि मान लीजिए ऑफिस ए है, ऑफिस बी को मिला के एक ऑफिस सी बना दिया जाए। एंड नेक्स्ट देखिए 6 नंबर ए है कॉमन फाइल पैटर्न। तो यहाँ पे जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है कॉमन फाइल, मतलब फाइल क्या होगा, दोनों ऑफिसेस के कॉमन होंगे, बट ऑफिसेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो उसको बोला जाता है कॉमन फाइल पैटर्न। अंडर दिस सिस्टम द सेक्रेटरिएट एंड एग्जीक्यूटिव एजेंसी हैव अ सेपरेट ऑफिसेस बट कॉमन फाइल्स एंड अ सिंगल फाइल ब्यूरो। द रोलैंड कमिटी, जो कि बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कमिटी है, 1945 टू 44 टू 45 रिकमेंडेड दिस पैटर्न। तो देखिए कॉमन फाइल पैटर्न जो बंगाल इंक्वायरी कमिटी जो कि 1944-45 के ड्यूरेशन का है, उन्होंने कॉमन फाइल पैटर्न को रिकमेंड किया था। इट मस्ट आल्सो बी मेंशन्ड हियर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स रिपोर्ट ऑफ 1968 डिड नॉट रिकमेंडेड फॉर जनरल एबोलिशन ऑफ द distinction between the secretariat and executive agencies. It suggested that only those executive agencies which are concerned with the development programs should be integrated with the secretariat of the concerned ministry. In all other cases the present distinctions between them should be continued. देखिए जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का जो रिकमेंडेशन था, उन्होंने बोला था कि जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, जो भी बेसिकली डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है, वो काम करते हैं, उनको मर्ज कर दिया जाए किस पे, सेक्रेटरिएट में, और अदर को क्या हो, अलग ही रखो। नाउ लिस्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। देखिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट, और आपको मतलब कि बेसिक्स जानकारी के लिए भी बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्रीज को नहीं जानते, उनके डिपार्टमेंट को नहीं जानते, तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत लैक होगा। आपको सभी मिनिस्ट्रीज और उनके डिपार्टमेंट और जनरल उनके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। और एमसीक्यू में हर बार एमसीक्यू में इससे एक क्वेश्चन आता है, बेसिकली कोई मिनिस्ट्रीज दे देगा, उसका डिपार्टमेंट पूछेगा कि डिपार्टमेंट जैसा दे देगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देगा, उसके कुछ डिपार्टमेंट दे देंगे, और उसमें से पूछेगा इसमें से कौन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का डिपार्टमेंट है, या तो कौन नहीं है, 3 दे देगा, चौथा अलग दे देगा, अलग अलग मिनिस्ट्री का। तो ऐसे देखा गया। देखिए मैं 2 बार एग्जाम में अपीयर हुआ हूँ, जून 25 एंड दिसंबर 25, दोनों बार में मिनिस्ट्रीज आए थे, एक एक मिनिस्ट्रीज आए थे, हर बार में एक मिनिस्ट्री आया था और उनका डिपार्टमेंट पूछा था। तो एक लगता बहुत इजी है कि सबको पता होगा कि हमारे इंडिया में कितने मिनिस्ट्रीज है, सबको पता होगा, बट उनके डिपार्टमेंट मैक्स लोगों को नहीं पता होता है, तो इसीलिए मिनिस्ट्रीज उनके डिपार्टमेंट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए अगर मिनिस्ट्रीज पता है तो इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक, अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को एनालिटिकल चीज़ को फोकस करोगे, थोड़ा सा जोर दोगे, तो आप उसका डिपार्टमेंट का आइडिया लगा सकते हो, बट उसके लिए आपको एक बार 2 बार गो थ्रू होना पड़ेगा, अदर उसके बाद ही आप जाके आइडिया लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सी एज ऑन 25 में 2005 में द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 में जो जो मिनिस्ट्रीज दिए गए हैं उनका यहाँ पे लिस्ट है, बट और जो अभी न्यू आया है मैं अभी 2060 तक का भी बता दूंगा, ऐड कर दूंगा अगर कुछ ऐसा चेंजेस है तो देखते हैं। पहला जो हमारा यहाँ पे मिनिस्ट्रीज दिया गया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर है तो इसके डिपार्टमेंट क्या होंगे, सारे एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड डिपार्टमेंट होंगे। देखिए मैं जस्ट आइडिया बता रहा हूँ कि कॉमन सेंस लगाने के लिए, अगर आप जैसे भूल जाते हैं कहीं पे, मान लीजिए आपको नहीं याद है, बट आपको मिनिस्ट्री अगर पूछा गया, जैसे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो जो इसके डिपार्टमेंट है उसमें एग्रीकल्चर आएगा ही आएगा। सी देखिए इसके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के 3 डिपार्टमेंट है, तीनों का देखिए नाम में देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, तो देखिए एग्रीकल्चर कॉमन है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, एग्रीकल्चर कॉमन है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। अब देखिए इसमें क्या है, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी और फिशरीज आ गया, मत्स्य पालन, दूध उत्पादक और एनिमल हस्बेंड्री, ये सब आ गया, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही आएंगे। बट देखिए इसमें अगर आप आइडिया लगाओगे तो 2 तो आप इजीली पकड़ ले जाओगे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ये तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर ना भी याद हो तो आपको बस याद इतना रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिशरीज भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है। तो देखिए आपको एक इसमें से याद ही करना पड़ेगा, बाकी 2 तो आप आइडिया लगा लोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज का कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर,
तो देखिए केमिकल और फर्टिलाइजर यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए कि दो डिपार्टमेंट है। कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है, तो इसी को अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। तो देखिए इसका बहुत इजी है, अगर आपको नहीं भी याद है, बट हाँ इतना यहाँ पता होना चाहिए कि किसके अंदर डिपार्टमेंट है और किसके अंदर नहीं है। मान लीजिए इसे दे देगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल हस्बेंड्री, और इसमें बोल देगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रो और डिपार्टमेंट ऑफ रूरल इंडस्ट्री। आपको तो आइडिया लगा लोगे कि एग्रो बोला है, रूरल है, तो इसका डिपार्टमेंट है। बस इतना तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि किसके अंदर डिपार्टमेंट है, किसके अंदर नहीं है। कुछ ही ऐसे गिने चुने मिनिस्ट्रीज है जिनके अंदर डिपार्टमेंट नहीं है, बाकी नहीं तो 1 2 3 4 हर में आए। तो देख लीजिए अभी तक आपको एक मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज में नहीं है। नेक्स्ट चलिए देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में कोई डिपार्टमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल नहीं है। तो देखिए जितने अलग मिनिस्ट्री उनको आप लोग लिस्ट बना लीजिए जिनमें डिपार्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए कॉमर्स इंडस्ट्री दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो सी देखिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो इसमें भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप आइडिया लगा लोगे। नेक्स्ट हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ आईसीटी, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए आप इसमें आईसीटी है, 3 है, इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है और टेक्नोलॉजी है। तो इसके 3 डिपार्टमेंट हुए हैं। कौन कौन? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ए यूनिक है, इसको याद करना पड़ेगा। बाकी टेलीकम्युनिकेशन देखिए आईसीटी हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन को एक में कर दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक में कर दिया। आईटी, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी है ना, डीओआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद कर लीजिए और थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, इसमें कोई डिपार्टमेंट नहीं है। और नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए इसका 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए अगर आइडिया लगाएंगे तो इसमें यही कंज्यूमर अफेयर्स से एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से इसके डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए हैं। तो देखिए आपको अगर 1 या 2 बार इसको आप देख लेंगे तो आप कर ले जाएंगे, 100% कर ले जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कोई डिपार्टमेंट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जिससे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैं उसको आपको टिक मार्क कर दे रहा हूँ, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, 100% उसमें से पूछेगा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वाला कर लीजिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कर लीजिए। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 4 डिपार्टमेंट है, चारों का नाम आप लोग पता करिए। देखिए क्या क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, देखिए डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिफेंस आपको मिल ही जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर। तो देखिए एक्स सर्विस मैन आएगा तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि एमओडी के अंदर है। और डीआरडीओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ रहा है, देखिए इससे भी आइडिया लग गया। बाकी 2 में तो डिफेंस है ही। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आप लोग अगर 1 बार 2 बार देख लीजिए, आइडिया लग जाएगा आपका, ज़्यादा इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इसके अंदर कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट के अंदर नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका पूछा जाता है बेसिकली। अब देखिए ये स्टार मार्क कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें भी 4 डिपार्टमेंट हैं। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो देखिए आप अगर आइडिया लगाएंगे, आप अगर थोड़ा सा भी जोर देके आप डिपार्टमेंट को देखेंगे कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, तो किससे आएगा? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस में आएगा। देखिए इकोनॉमिक अफेयर्स है तो फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगा। एक्सपेंडिचर, देखिए एक्सपेंडिचर से डील करने वाला डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। रिवेन्यू, फाइनेंस। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि जो प्राइवेटाइजेशन वगैरह होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं पैसों से लेन देन से रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है। तो अभी क्या आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। और आप लोग अब कमेंट सेक्शन करके बताइए कि बजट के लिए कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बजट पोर्शन आपका मैं करवा दिया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बता दोगे कि कौन सा डिपार्टमेंट बजट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले बता दूं, देखिए इसके अंदर 4 है, बट 2 डिपार्टमेंट और है। वो है डिपार्टमेंट ऑफ
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज DPE जिसको बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज एंड DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो टोटल छह डिपार्टमेंट है। तो जो मैं आप लोगों से पूछा था कि जो बजट कौन फॉर्मुलेट करता है, बजट का जो बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का तो नाम ही सजेस्ट करता है कि जैसे कि कोई भी कंट्रोल गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन ओवरसीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग वगैरह होती है उसको कंट्रोल करना होता है। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू मतलब कि टैक्स कलेक्शन और रिसोर्सेज, जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आएगा आपका। जैसे जितने भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम, सब कुछ इनके अंदर आएगा। और डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि जो भी पब्लिक सेक्टर का जो डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह होता है सब डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट हैंडल करेगा। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस अपना जितने भी पब्लिक इंटरप्राइजेस से रिलेटेड डीलिंग होगा वो सब करेगा। और फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करेगा होगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो टोटल 6 सर्विसेज है। यहाँ पे देखिए बुक पुरानी है तो इसमें कुछ चीज़ें नहीं दी गई है, तो बट जो एक्स्ट्रा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, आयुष, सब कुछ यहाँ से देखिए आपको आइडिया लग जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर कौन कौन से है। नेक्स्ट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज, तो इसमें है डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो यहाँ से आइडिया पब्लिक इंटरप्राइजेस एंड हैवी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये लास्ट टाइम पूछा गया था, इससे PYQ आया था। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अंदर इसका सही आंसर था। तो देख लीजिए एक बार सारे के सारे इसके डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। तो ये है सारे डिपार्टमेंट्स किसके, होम अफेयर के। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट के 3 डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, नो डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नो डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली लीगल अफेयर देखिए एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, जस्टिस, तो सब कुछ कहीं ना कहीं आपको लीगल एंड रेगुलेटेड चीज़ों से मिलेगा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, नो डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। तो देखिए 3 डिपार्टमेंट को मिला के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन बना है। कौन कौन से देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस तो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसको आप लोग बोलते हैं DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्वेंट के लिए। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में पब्लिक ग्रीवांसेस बोला गया है। DARPG जिसको बोलते हैं DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवांसेस। नेक्स्ट है पेंशन से, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का मैं उसको बता दूंगा वो आप लोग याद कर लीजिए, बेसिकली उसी से आएगा। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, नो डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। देन आएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो देखिए रूरल डेवलपमेंट, लैंड रिसोर्स दो तो आपको इजी आइडिया लग जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर आ जाएगा तो मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर वगैरह वाला प्रोविजन ग्रामीण लोग ज़्यादा होता है, तो रूरल डेवलपमेंट से आप लोग आइडिया लगा लेना कि ड्रिंकिंग वाटर है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए सब कुछ साइंस से रिलेटेड है, तो आइडिया लगा लेना कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है।
नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग तो डिपार्टमेंट ऑफ शिपिंग हो गया, एंड रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एक चीज हो गया। देखिए, एक तो सी रूट हो गया, एक लैंड रूट हो गया, तो दो डिपार्टमेंट को मिला के एक मिनिस्ट्री बन गया। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। तो डिपार्टमेंट ऑफ शिपिंग एक हो गया एंड दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इससे रिलेटेड जितने भी स्कीम है वो आप लोग पढ़ लीजिए, पक्का आएगा, 100% आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, पक्का 100% इससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स होते हैं, प्रोग्राम, वो पूछा जाता है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी एलिवेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट। देखिए, कुछ अब डिपार्टमेंट है जो विदाउट मिनिस्ट्रीज है, मतलब किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, तो इसको भी आप लोग याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा पूछा गया कि किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो नन ऑफ एबव होना चाहिए। तो कौन कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसको बोला जाता है DAE, एंड डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट, DOD, डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट, एंड कैबिनेट सेक्रेटरिएट। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैबिनेट सेक्रेटरिएट है। देन प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO एंड प्लानिंग कमीशन। तो अभी सब नेक्स्ट टॉपिक हमारे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड प्लानिंग कमीशन, ये सब नेक्स्ट टॉपिक हमारे हैं, तो इसको डीप में पढ़ेंगे क्योंकि इससे MCQ जाते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद द कैबिनेट सेक्रेटरिएट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। बट आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं जिनके अंदर कोई भी डिपार्टमेंट नहीं, उसका अलग लिस्ट बना लीजिए, उनको याद कर लीजिए, और जितने भी मिनिस्ट्री है जिनके अंदर 2 या 3 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, उनको पक्का आप लोग याद कीजिए, वो पूछे ही जाएंगे। तो ये तो रहा कुछ मतलब कि ट्रिक्स बोल सकते हो, या तो कुछ ऐसे कॉमन प्रैक्टिसेस बता सकते हो जिससे आप लोग हाई स्कोर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें देखो, आपको एक बार 2 बार एग्जाम दोगे तो ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा, बट मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक बार 2 बार एग्जाम में बैठो। मैं चाहता हूँ आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो फर्स्ट अटेम्प्ट करना है तो आप लोग को मेहनत भी उतना ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए और पढ़ना भी ना पड़े। तो आप लोग थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाइए, क्योंकि ज़्यादा दिन आप लोग को बचा नहीं है और सिलेबस अभी बहुत बचे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ टॉपिक्स अपने से पढ़ते रहिए, और बाय द वे मैं भी ट्राई करता हूँ कि सारा सिलेबस कवर हो जाए। सो थैंक यू वंस अगेन।